शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक रखें। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? ये बनाए कानून, लेकिन फॉलो कौन करेगा? मानेगा कौन? क्या 3 तलाक आज होनी नहीं है? But it is personal law of the Muslim which cannot be repealed. 75 वर्ष से ये मुस्लिम समाज को गुमराह करते रहे और वही काम आज भी कर रहे हैं। इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी आसाम में। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म तो संविधान पर हमला कैसे? मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला हुआ है तो मौलाना आग बबूला क्यों हो रहे? और सवाल यह भी कि मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म करना क्या असम में यूसीसी का ऐलान है? असम सरकार के सबसे नए और बड़े फैसले ने मौलानाओं की नींद उड़ा दी। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट बैठक में मुस्लिम शादी तलाक कानून 1935 को खत्म करने का फैसला लिया। नए फैसले के मुताबिक असम में मुस्लिम विवाह और डिवोर्स से जुड़े सभी मामले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सुलझाए जाएंगे। यानी एक से ज्यादा शादी, कम उम्र में शादी तो नहीं होगी। मुस्लिम रजिस्ट्रार नहीं बल्कि जिला आयुक्त और रजिस्ट्रार के पास जाना होगा निकाह के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब सरकार ने फैसला लिया तो इसका चौतरफा विरोध भी शुरू हो गया। बदरुद्दीन अजमल इसी बहाने असम में बीजेपी के मर जाने की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के एक नेता रफीकुल इस्लाम पूछ रहे हैं कि क्या अब सरकार बताएगी कि मुसलमान शादी कैसे करें? सुनिए। लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी आसाम में। देखिए, इस सरकार को यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है। तो आसाम कैबिनेट को ये हक कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलाउ किया है उसी हिसाब से होगा। आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। तो इनका ये भी खुद जानते हैं, भैकोभावना है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है। अब सोचिए, एक कानून बना था, उस कानून को खत्म किया गया है और रफीकुल इस्लाम कह रहे हैं कि सरकार बताएगी क्या कि मुसलमान शादी कैसे करें। रफीकुल इस्लाम साहब, बिल्कुल सरकार नहीं बताने जा रही कि मुसलमान शादी कैसे करें, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कब शादी होगी, यह सरकार तय करने की बात कर रही है। मामला आगे बढ़ा तो सपा सांसद एसटी हसन भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान कोई मिलिट्री स्कूल थोड़ा ही है। एसटी हसन ने शरीयत का हवाला देते हुए यह तक कह दिया कि खत्म करिए, बनाइए कानून, लेकिन फॉलो कौन करेगा, मानेगा कौन? सुनिए। ये हिंदुस्तान कोई मिलिट्री स्कूल नहीं है। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आखिर इन सब चीजों की जरूरत क्या थी? पिछले 76 साल से हिंदुस्तान आराम से चल रहा था, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं थी। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ मानते हैं, हम शरीयत और कुरान के हुक्म को मानते हैं और हम समझते हैं कि इससे ऊपर हमारा कोई भी कानून नहीं है। अगर ये बनाएंगे, ये बनाए कानून, लेकिन फॉलो कौन करेगा? मानेगा कौन? क्या 3 तलाक आज होनी नहीं है? अब सोचिए, एसटी हसन साहब सांसद हैं, सदन में जाकर बैठते हैं जहां पर कानून बनाए जाते हैं और ये कह रहे हैं कि शरीयत के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो भाई, शरीयत से देश चलेगा कि संविधान से देश चलेगा? एक तरफ हसन साहब खुला चैलेंज दे रहे हैं कि हम तो सिर्फ शरीयत ही मानेंगे, तो वहीं कांग्रेस नेता इस कानून पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब्दुल रशीद ने तो यहां तक कह दिया कि इस कानून को रद्द ही नहीं किया जा सकता। सुनिए। This is the only mechanism to register the marriages of Muslims, and there is no other scope or institution. And it is as per Constitution of India. It is under the it is personal law of the Muslim, which cannot be repealed. अब्दुल रशीद मंडल मुसलमानों के पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान का हवाला दे रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कानून को हिमांता सरकार ने खत्म किया है वो कानून अंग्रेजों के समय बना था, असम के लिए बना था। असम सरकार का यह गजट है जो आपकी स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार का यह कानून नहीं था, 1935 का यह कानून है।
असम में बना था, असम सरकार खत्म कर रही है। सीधा असर यह होगा कि असम में बाल विवाह पर रोक लगेगी, महिलाओं के हक की बात हो रही है, कम उम्र में शादियां नहीं होंगी। ये इफेक्टिव इसके असर आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने ये एक बहुत श्रेष्ठ काम किया है, पवित्र काम किया है और ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। अपने निजी अथवा राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए मुस्लिम समाज की जो बहु बेटियां माताएं बहनें हैं उनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं और उससे और वो उनके लिए मुस्लिम समाज में ये जो उनकी माताएं बहनें हैं वो उपभोग की वस्तुएं हैं। वो नहीं चाहते कि उनको गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। इसका और 75 वर्ष से ये मुस्लिम समाज को गुमराह करते रहे और वही काम आज भी कर रहे हैं। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म हुआ तो संविधान पर हमला ये कैसे है? शादी वाली मनमानी बंद हुई तो मुस्लिम टारगेट का शोर क्यों मचा रहे हैं? सवाल यह भी कि मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला है तो मौलाना आग बबूला क्यों है? मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म, क्या असम में एक तरीके से यूसीसी का ऐलान है जिसको लेकर चर्चा हो रही है? और सवाल सबसे बड़ा यह है कि देश ये शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा, जो एसटी असद साहब कह रहे थे। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। नाजिया इलाही हमारे साथ जुड़ी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वकील भी है। शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट है। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहरदीन रंगरेज, बड़ा सीधा सा पहला सवाल है कि भाई एक कानून बना था 1935 में, असम के लिए बना था, असम सरकार ने उसे खत्म कर दिया, तो ये शोर क्यों मचाया जा रहा है कि मुसलमान टारगेट पर है? कहां से मुसलमान टारगेट पर? देखिए, जहां पर भी भाजपा की सरकार है राकेश भाई, वहां पर ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो सीधा जो है टकराव हिंदू मुसलमान वाला जो नैरेटिव है वो भाजपा को सूट भी करता है और वो उसी पर चलती भी है। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? अब ये बार बात नहीं, पहले इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? मैं बता रहा हूं। तो जो हमारे ट्राइबल है, सुनिए ना, मुसलमान कहां से आ गए? अच्छा ये बताइए, आप बार बात करते हैं कि विवाह करते हैं, कम उम्र में शादी करते हैं मुसलमान, ट्राइबल में क्या करते हैं? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कम उम्र में मुसलमान करते हैं कि कौन कर रहा है भाई। पहले सुनिए, कम उम्र में कहीं भी शादी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले पढ़े लिखे, हम भी कह रहे हैं, लायक बने, उसके बाद शादियां हो। मगर जब एक बात समझिए मेहरदीन, देखिए, लेकिन पहले सुनिए, भागिए नहीं, पहले बताइए हिंदू मुसलमान कैसे हुआ? देखिए, आसाम की जो सरकार है और वो चाहते हैं कि मैं हमेशा जो है सुर्खियों में बना रहा हूं और इसी वजह से वो पूछ रहा हूं कि मुसलमान टारगेट पर कैसे हिंदू मुसलमान? मैं बता रहा हूं, जब संविधान की कसम लेता है मुख्यमंत्री और वो कहता है कि संविधान के ऊपर जो भी कानून है उस पर हम चलेंगे, मगर जब वो एक कानून मुसलमानों पर थोपना चाहते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर, और बुलडोजर पर मत जाइए भाई, क्या नाम ले, मदरसों पर टारगेट। अरे मेहरदीन सुनिए ना, क्यों हो रहा है? असम के लिए कानून था भाई, असम की सरकार। अरे भैया, हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानते जो हमारी संविधान में। अरे कैसे पर्सनल लॉ के खिलाफ हो गया? सुन तो लीजिए सर, बेसिक ये मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक अधिकार दिया संविधान ने, हम अपने कैसे शादी करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे, कैसे अपने इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। अरे सुनिए मेहरदीन सुनिए ना, संविधान ने ये अधिकार दिया कि कैसे शादी करेंगे आप तय करिए अपने धर्म के हिसाब से, लेकिन शादी कब होनी चाहिए ये तय करने का अधिकार सरकारों को दिया है संविधान ने। देखिए, ये बात आप समझिए, ये भाजपा सरकार ये दिखाना चाहती है हम कैसे मुसलमानों की चोटी टाइट कर रहे हैं, फिर वही बात है, सिर्फ ये बात है, और कोई बात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, देश को आजाद हुए हुए 76 साल हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मगर जहां भाजपा की सरकार है वहां पे कोई भी मुद्दा लेकर आ जाते हैं जिससे मुसलमानों को टारगेट किया जाए। एक बात बताइए, अभी तक मेहरदीन नहीं बता पाए कि ये मुसलमान टारगेट पर कैसे है भाई, नहीं बता पाए। हिंदू मुसलमान कैसे, नहीं बता पाए। मैं कह रहा हूं शादी कैसे होगी ये सरकार नहीं तय करिए, आप ही तय करिए, लेकिन कब शादी होगी ये तो सरकार तय करेगी, संविधान कह रहा है। अरे मुसलमान बेटियों को कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, उनके अधिकारों को संरक्षित करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपको जितने मर्जी बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी जाए, आपको इस्लाम धर्म का झूठा नाम लेकर कि मेरे तो धर्म में ही है, कहीं नहीं लिखा है इस्लाम धर्म में इस तरीके की कोई चीज कि 4 शादियां कर लीजिए आप, 15 साल की लड़की से करने को तैयार बैठे हैं आप। तो आप ये जो झूठा बरसों बरस से फैलाकर और मुसलमान पुरुषों को आपने उकसाकर ये छोटी बच्चियां पकड़िए, 4 शादियां करिए, 10 बच्चे जरूर पैदा करने, ये आपने भ्रमजाल फैला रखा है इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म में कुछ नहीं लिखा है,
मैं तो बोल रही हूँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे। आपको स्वागत करना चाहिए। नहीं, मुझे आपकी नहीं सुननी, मैं आपका लेक्चर सुनने आई नहीं हूँ। आप ये बताइए, मैं आपका लेक्चर सुनने नहीं आई, मैं अपनी बहन बेटियों की आवाज उठाने आई हूँ, मैं अपनी मुस्लिम बहनों की बात करने आई हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी आप ही के परिवार का गिना दूं मैं कि 10 बच्चे हैं कि नहीं? बताइए, आप बताइए, आप ही के परिवार में गिना दें। बिल्कुल। तो नहीं, 10 बच्चों से क्या मतलब है किसी का? व्यक्तिगत मत होइए, 4 बीवी बताइए ना। बात व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, बात ये है कि व्यक्तिगत आप नहीं, मुझे ये बताइए कि 10 बच्चे 4 शादियां, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया? अरे भैया, हम तो 4 शादी भी करेंगे और 40 बच्चे भी करेंगे। किसी को क्या ऐतराज है भाई? कैसे करोगे? किसी को क्या ऐतराज है? जब मियां बीवी संविधान से जब मियां बीवी राजी क्या करेगा शादी? अरे जब मियां बीवी राजी है वो डिसाइड करेंगे झूठ क्या करना है। ये कोई चर्चा हो ही नहीं सकती राकेश भाई। ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, एक मिनट। अब ये सब मतलब आप ये चाहते हैं, वो मनमानी नहीं चलेगी। एक मिनट, मतलब आप ये चाहते हैं 15 साल, 12 साल, 13 साल कभी भी शादी हो जाए, आप ये चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो बालिग बच्चा हो जाए, जो हमारे इस्लाम के मतलब पढ़े लिखे नहीं ना, सुनिए, मतलब मुस्लिम बेटियां भाई, अरे तो 13 साल में किसकी पढ़ाई पूरी होती है भाई? अरे राकेश भाई, 18 साल से कम उम्र में शादी कोई भी नहीं करता है। मैं कह रहा हूं, आपके पास कोई फिर क्या दिक्कत है? अरे तो विरोधी करने की क्या जरूरत है? नाम गिनवा दो। विरोधी करने की क्या जरूरत है? नाबालिग लड़की से शादी करनी। अरे मैं महदीन फिर कह रहा हूँ विरोध। अच्छा चलिए, सैयद जवाब, अरे रुकिए, सैयद जवाब, कहीं कम उम्र में शादी हो नहीं रही है, ठीक है, इसके 18 के ऊपर ही शादी हो रही है। एक रजिस्ट्रेशन का नियम इसमें यह है कि भाई जहां पर पहले मुस्लिम रजिस्ट्रार हुआ करते थे, अब आपको जिला आयुक्त जाना पड़ेगा या फिर जो रजिस्ट्रार है उनके पास जाना पड़ेगा। इसमें क्या दिक्कत है? क्या एंटी मुस्लिम है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, बहुत देर बाद मौका दिया आपने, शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और अभी मैं दोनों तरफ से बातों को सुन रहा था। हेमंता बिश्व शर्मा साहब जो हैं, मुझे लगता है अब तक के आसाम के सबसे ज़्यादा नाकारा चीफ मिनिस्टरों में से एक हैं। आपको बताऊं कैसे? शिक्षा के लिए, मैडम, शिक्षा के लिए उन्होंने मुस्लिम समाज के अंदर कोई काम नहीं करा। माइनॉरिटीज के अंदर आपने विश्वास खोया और उनके बीच में जाकर के आपको अच्छे स्कूल, अच्छे इंस्टीट्यूशन खोलना थे, वो नहीं खोला और नहीं बन रहा। मैडम मैं आपको बता दूं, तीसरा सबसे बड़ी बात बता दूं, आपने तो आपकी मर्जी है। अब आपको बता दूं, अब ये लेकर के आए, जवाब बोलिए। हाँ, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, आप कह रहे हैं शादी कैसे होगी, ये नहीं बता रहे, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि तलाक कैसे होगा। आपको क्यों मदाखलत करना है लोगों के फंडामेंटल राइट्स में? क्या इसमें क्या फंडामेंटल राइट है भाई? बेटियों को ऐसे नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। सैयद जवाब, एक शादी करने दें। सैयद जवाब सुनिए ना भाई। अरे सुनिए, आपको तलाक के लिए कोर्ट जाना होगा या फिर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो मुस्लिम रजिस्ट्रार नहीं होगा, आपको जिला आयुक्त अरे पहले पूरा सवाल सुनिए, आपको जिला आयुक्त या रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। इसमें आपका फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट हो रहा है? नौकरी दे तो पा नहीं रहे, लेकिन लोगों की नौकरी छीन ले रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए हम उनको दे देंगे। ये कौन सी तमीज हुआ भाई? अरे नहीं, अभी भागिए नहीं। अरे रुकिए। तीसरा सब, अरे सही है जवाब। नहीं, एक एक करके बहुत समय है, कम गेस्ट है, रुक जाइए। अरे नहीं, बिल्कुल कोई इंटरप्ट नहीं, मैं बीच में आता। आपने कहा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं, तलाक के लिए कोर्ट जाना होगा या फिर शादी का रजिस्ट्रेशन, उसके लिए भी आपको जिला आयुक्त या रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। इसमें फंडामेंटल राइट किसी का कैसे वायलेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है फंडामेंटल राइट, वो ऐसे हो रहे हैं। ये कुरान में लिखा है। अब आप कहां चले? आप एक चीज के ऊपर बात कर लीजिए, संविधान के ऊपर कर लीजिए या फिर कुरान के ऊपर। कुरान के लिए अलग से डिबेट करिएगा, उसके अंदर मौलाना आएंगे, वो एक्सपर्ट। अभी बता दीजिए फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट हो रहा है? फंडामेंटल राइट्स ऐसे हो रहे हैं कि हम किस तरीके से शादी करते हैं, हमारे यहाँ क्या रीति रिवाज है, हमारे यहाँ। अरे रीति रिवाज में कोई दखल नहीं है। कल्चर में हो रहा है। नहीं, बरगलाइए नहीं। सैयद जवाब बरगलाइए नहीं। मुसलमानों को झूठ फैलाते। अरे सैयद जवाब सुनिए, आपके इसी प्रोपेगेंडा के लिए मैंने एक ग्राफिक्स बनाकर स्क्रीन पर डाला हुआ है कि भाई अफवाहों से बचिए भाई। तो सुनिए, पहले सुनिए, मैं देश में तय कर, सुनिए सैयद जवाब सुनिए ना। अरे सैयद जवाब सुनिए भाई। अच्छा बताइए, चलिए आप शादी कैसे करेंगे? सुनिए, शादी कैसे होगी एक मुसलमान की, ये सरकार नहीं तय कर रही है। और क्या कर रही है? फेरे नहीं हो जाएंगे। क्या कर रही है? निकाह ही होगा। और जिस तरीके से मौलाना लोग निकाह पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन शादी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? पहले नहीं होता। कब होगा? नहीं, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सरकार तय कर रही है। रजिस्ट्रेशन करते थे वो भी सरकार, पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था वो मुसलमान जो कराते थे वो आपके हिसाब से कराते थे।
मतलब आ जाइए नाजिया, नाजिया थोड़ी देर से आपको सीन में ला रहा हूं। और पहले क्या होता? नहीं सैयद जवाद आप उलझ गए। दिक्कत क्या है नाजिया, ये सवालों में उलझ गए। अब फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, कैसे ये बता नहीं पा रहे कि जिला आयुक्त या रजिस्ट्रार के पास जाने में कैसे फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। एक उम्र की सीमा तय हो गई, पहले एक बार बता तो अब इस तरीके से क्या दिक्कत है? इस तरीके से रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है? आज भी होती है अपने हिसाब से, आपके हिसाब से। चलिए नाजिया को बोलिए, जो संविधान के अंदर हमारा अरे रुकिए भाई, रुकिए जो हमारे संविधान ने नाजिया जो हमारे राइट थे उसी के मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। शबनम रुकिए, नाजिया को बोले दिए, नाजिया इंतजार करें। अरे रुकिए सैयद जवाद रुकिए। नाजिया महिला भी है, मुस्लिम भी है और वकील भी है। अब नाजिया बोलिए। जी, आसाम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 सबसे पहला कि ये ब्रिटिश का बनाया हुआ था। दूसरी चीज कि ना हम ब्रिटिश के बनाए हुए कानून को मानेंगे और ना ही 1937 जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ को मानेंगे। अब तीसरी बात आती है कि फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, फलाना ढमाका, ये सारे संविधान की किताब में लेकर के ही बैठे रहती हूँ और रोज सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वही हाथ में रहता है। तो आर्टिकल 44 भी है उसमें। अब आती है बात निकाह मुत्ता और निकाह मसियार की। निकाह की बड़ी वैरायटीज है इस्लाम में। निकाह मुत्ता है मैरिज ऑफ सेक्स प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। निकाह मसियार है सफर की निकाह, सफर में जाइए तो निकाह कीजिए, सफर खत्म तो निकाह खत्म। उसके बाद फिर आता है निकाह, जिसको अरबी लोग ज़वाज कहते हैं और यहाँ निकाह बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो जब चाहे मर्द उसको तोड़ सकता है और जब चाहे हलाला के माध्यम से उसको जोड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आसाम की तमाम मुस्लिम बहन बेटियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी बड़ी अश्लीलता से उनको निजात मिली है, उनको आराम मिला है जो अश्लीलता का बाजार खोल करके बैठा गया था। अब मैं बोलना चाहूंगी कि तलाक, मैं सही अल-बुखारी 5080, why didn't you marry a young girl to that you might play with her and she with you? ये कौन बोल रहा है? ये प्रॉफेट मोहम्मद बोल रहे हैं। सही अल-बुखारी 5080। उसके बाद फिर सही अल-बुखारी सूरह अन-निसा 3492 अल-खलील that 3 men had intercourse with the same woman। नहीं चलने देंगे। अब ये भारत संविधान से चलेगा, अश्लीलता के बाजार से नहीं चलेगा। इस भारत में रहने वाले को कानून रुक जाइए, एक बात कहकर सैयद जवाब, अरे जवाब आप ही के पास आ रहा हूं, रुक जाइए सैयद जवाब। इनकी बातों का जो आप रिप्लाई करना चाहते हैं रिप्लाई करिए, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, नाजिया की बातों को सुनने के बाद तो मुझे ये लग रहा था कि अब तक तो मुस्लिम महिलाओं का अधिकारी वायलेट हो रहा था और आप उसके लिए कभी नहीं बोलने के लिए आए कि ये मुस्लिम महिला को अन्याय हो रहा था, इसके साथ न्याय होना चाहिए। हाँ, जकिया जाफरी के साथ भी बहुत अन्याय हुआ, बिल्किस बानो के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। ठीक है, बहुत अन्याय हुआ और अन्याय आगे भी हो रहा है और वो हो रहा है। उसके खिलाफ नाजिया लाइन नहीं बोली, बड़ी महिला होगी। अच्छा, अभी बात हो रही है कि ब्रिटिशर के जमाने के बनाए हुए कानून 1935 में लेकर के आ गया। तो भाई साहब ये जुडिशरी सिस्टम है ना, ये भी अंग्रेजों की देन है। तो बहुत चेंज भी हो रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सुनिए ना, अरे सुनिए एक मिनट, सुनिए अरे जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए, अरे जवाब सुनिए, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। जवाब सुनिए, अरे जवाब सुनिए, अरे जवाब सुनिए, ये भी अंग्रेजों की देन है। सैयद जवाब सुनिए ना, अरे सैयद जवाब सुनिए, आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि भारत सरकार ऐसे अंग्रेजों के कई कानूनों को बदल रही है। भारतीय न्याय संहिता पूरी बदल गई है। तो ये आपकी जानकारी के लिए, मीडिया भी अंग्रेजों की देन है। अच्छा एक मिनट, अरे रुकिए, जो ट्रेडिशन और ट्रेंड फॉलो करते हैं वो भी बहुत से ब्रिटिशर के दिए हुए हैं। बदलो उसको। अच्छा ठीक, आज जो है एक चीज है, प्लीज शबनम, सैयद जवाब शांत होकर वरना आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। ठीक है, आज एक बात तय है कि आज सैयद जवाद का अंग्रेज प्रेम भी हिंदुस्तान ने देख लिया है कि आज इन्हें अंग्रेजों से कितना प्रेम है और उनकी चीजों से कितना प्रेम है वो देख लिया। मैं भी ना बोलूं,
सैयद जवाद प्लीज प्लीज रुकिए, सैयद जवाद प्लीज, अरे शांत हो जाइए, शांत हो प्लीज, शांत शबनम शांत होइए, ना उसके शोषण से उसे उबारने की कोशिश अभी सिर्फ मेहरदीन की आवाज होने जा रही है। नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने ये कानून जो है कह रहे कि ऐसा कर देंगे हम। अभी कहा जा रहा है ये जमीन पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, ना कोई मुसलमान इस ऐसे किसी कानून को मानता जो संविधान के अनुसार ना हो। और दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो आप तय करेंगे पहले बताइए। बिल्कुल आप तय करेंगे भाई, आप तय करेंगे, भाई बिल्कुल तय करेंगे। अरे आप तय करेंगे कि कोर्ट तय करेगा? हम इस देश के नागरिक नहीं है तो भाई नहीं हमें फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारे क्या हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है क्या संविधान में? मुस्लिम पर्सनल लॉ की एंट्री है नहीं है? आप बताइए, मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं आप दीजिए। वो देश का कानून नहीं है। अरे जो हिंदू मैरिज एक्ट है राज्य देश में नहीं आता है, ऐसे सब धर्म है भाई। विश्वकर्मा का आसाम देश में नहीं आता क्या? सैयद जवाब, सैयद जवाब, मुझे कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर मत करिए। जब कहूँ कि शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए, वरना फिर मुझे या तो आवाज डाउन करवानी पड़ेगी या फिर किसी को बाहर करना पड़ेगा। तो शांत हो जाइए पहले फिर। और अगर आप कायदे से डिबेट नहीं कर सकते तो सर आप जा सकते हैं सैयद जवाब। डिबेट कौन सी तो आप नियम में रहिए डिबेट के, और जब कहा जाए कि शांत हो जाइए वरना दरवाजा बाहर है। कौन सा उससे कह रहे हैं आपसे? आप दूसरों को नहीं रोकेंगे? अगर सुनिए, अगर कुछ असंवैधानिक है या संवैधानिक है ये इस देश में अदालतें तय करती हैं और अदालतें ही तय करेंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कानून हटाना असंवैधानिक है तो चले जाइए, कोर्ट का दरवाजा खुला है कि असम सरकार ने गलत किया है, आप चले जाइए। सुनिए राकेश भाई, हम कोर्ट में भी जाएंगे, आप आपके सामने भी हारेंगे। तो ये मत कहिए कि आप तय करेंगे, मैं तय करूंगा। जो हिंदू हमारे भाई हैं जो दूसरी बीवी रख लेते हैं बिना शादी के, वो भी तो हमारी बहनें हैं, उनके ऊपर कोई और हमारे जो अपने माँ बाप को दहेज के लिए मार देते हैं, लड़कियों को पेट में मार देते हैं लड़की होने पर, वो भी तो एक मामला। अब मेहरदीन सुनिए, अरे मेहरदीन सुनिए भाई, अरे सुनिए, आपकी चूड़ी टाइट ना हो जाए। अरे सुनिए, भ्रूण हत्या को गैर कानूनी करार दिया गया है, सजा होती है। दहेज हत्या पर कानून है, ये आपको अगर नहीं पता है। और सुनिए भाई, और सुनिए, और इस पर आवाज हिंदू समुदाय ने उठाई कि भाई ये कमियां है, ये बुराई है, इसको दूर करना चाहिए, आना चाहिए कानून से। ये आपको नहीं समझ में आ सकता है मेहरदीन। लोग जब तक रिफॉर्म नहीं लाएंगे कानून बनते रहते हैं। आप रिफॉर्म लाएंगे, रिफॉर्म आना चाहिए। अगर रिफॉर्म आना चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारे बुजुर्ग हैं हिंदू भाइयों के, जो बड़े हो जाते हैं उनको जो है अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, ये कौन सा इंसाफ है? माँ बाप ने क्या नहीं किया? अरे नहीं, क्यों नहीं? अरे तो कौन नहीं महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, दूसरी बिना उन पर कोई बात। अरे मेहरदीन सुनिए, मेहरदीन सुनिए, नहीं राकेश भाई पूछिए। शबनम एक चीज, मेहरदीन जो आपने बातें कही हैं, मैं हिंदू होने के नाते कह रहा हूं, आपने जितनी बुराइयां गिराई वो बुराइयां हैं, और उन बुराइयों को दूर करने के लिए हिंदू समुदाय से ही आवाज उठी। कई जगहों पर कानून बना, सजाएं भी होती हैं, और कोई उसके साथ नहीं है, कोई उसके साथ नहीं है, लेकिन आप ताल ठोककर कह रहे हैं कि हम साथ हैं। मैं बता रहा हूं, सर्वे है पीयू का, उसमें बाकायदा सर्वे है कि कितने परसेंट लोग चलिए वक्त इतना ही है। अच्छा नहीं चलिए ठीक है, वो नहीं वक्त इतना ही है, सैयद जवाद वक्त इतना ही है। अभी ये मामला आगे जाएगा, फिर आपको बुला लेंगे चर्चा के लिए। आप सभी का शुक्रिया, रुकेंगे।